हे गाइस, आज हम एक असाधारण प्राचीन मंदिर में जा रहे हैं जिसे थिरुपेरुंथुराई कहा जाता है। और इस मंदिर के अंदर अविश्वसनीय नक्काशी है जो इतिहास को फिर से लिख सकती है। जब हम इस कक्ष में प्रवेश करते हैं तो आपकी आंखें स्वाभाविक रूप से कक्ष के अंदर के देवता की ओर आकर्षित होती हैं। लेकिन चलिए द्वार के ऊपर की ओर देखते हैं। लिंटल पर आप कई तरह के पैटर्न देख सकते हैं। ये क्या हैं? उनका क्या मतलब है? क्या वे केवल सजावट के लिए उकेरे गए अर्थहीन पैटर्न हैं? नहीं, आइए उन पर करीब से नजर डालें। रसायन विज्ञान की कक्षाओं में हमने विभिन्न परमाणुओं से बने अणुओं के बारे में सीखा। क्या ये अणु हैं या क्या ये साधारण फूल के डिजाइन हैं? क्या वे आकाश में सितारों की याद नहीं दिलाते? जी हाँ, ये 27 लूनर स्टेशन हैं जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। इन स्टेशनों को आप रात के आसमान में देख सकते हैं। लूनर स्टेशन यह एक फैंसी शब्द है ना? वो है क्या? ये एक लूनर स्टेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है। आकाश या ग्रहण को लें और आप प्रत्येक खंड के लिए मार्कर के रूप में सितारों के समूहों का उपयोग करके इसे 27 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक खंड को एक नक्षत्र या एक तारा प्रणाली कहा जाता है। क्यों? इन नक्षत्रों का उपयोग करके समय, तिथियों, ऋतुओं की गणना करने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इनका उपयोग केवल ज्योतिष के लिए किया जाता है। लेकिन सोचिए कि प्राचीन लोग रात के दौरान समय की गणना कैसे करते थे? क्या उनके पास कोई संकेतक नहीं था कि रात के समय का पता कैसे लगाया जाए? नहीं, आप तारों की स्थिति, तारों के समूह आदि का अनुसरण करके समय बता सकते हैं। अतः इन नक्षत्रों का प्रयोग खगोल विज्ञान में भी किया जाता था। लेकिन क्या ये नक्काशियां वाकई लूनर स्टेशनों को दिखा रही हैं? या क्या मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं? आप इन शिलालेखों को यहाँ देख सकते हैं। ये प्राचीन तमिल भाषा में लिखे गए हैं और मैं उन्हें आज भी पढ़ सकता हूँ। यहाँ इसे उत्तरम कहा जाता है और इसे पूरम कहा जाता है। इसे संस्कृत में पूर्व कहा जाता है। ये प्रत्येक आयत के नीचे स्पष्ट रूप से लिखे गए लूनर स्टेशन या नक्षत्रों के नाम हैं और प्रत्येक आयत के अंदर हम तारों की आकृति और स्थिति देख सकते हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये वास्तव में नक्षत्र हैं। और यह लिपि हमें कुछ महत्वपूर्ण भी बताती है। यह एक प्राचीन लिपि है जो कुछ हद तक तमिल भाषा में प्रयुक्त आज की लिपि से भिन्न है। उन्होंने ध्वनि का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बड़े वृत्त का उपयोग किया है। इस तरह आज हम तमिल में नहीं लिखते हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये नक्काशियां प्राचीन काल में की गई थी। लेकिन इन नक्काशियों को इस प्राचीन मंदिर में मौजूद नहीं होना चाहिए। उन्हें इन विवरणों को नहीं दिखाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस आयत को देखें। इसे मघा कहा जाता है और आप स्पष्ट रूप से 4 सितारों को लूनर स्टेशन बनाते हुए देख सकते हैं। इसे आज के खगोल विज्ञान में रेगुलस कहा जाता है। लेकिन अजीब विशेषता यह है कि रेगुलस या मघा नग्न आंखों के लिए एक अकेला तारा प्रतीत होगा और जब आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तभी आपको पता चलता है कि ये 4 सितारों रेगुलस ए, बी, सी और डी से बना है। फिर भी इन 4 सितारों और इसकी स्थिति को मघा नाम के तहत सटीक रूप से उकेरा गया है। तो एक उन्नत दूरबीन का उपयोग किए बिना प्राचीन निर्माता इन विवरणों को कैसे उकेर सकते थे? यहाँ एक और है। इसे रेवती कहा जाता है जो आधुनिक खगोल विज्ञान में जेटा पिसियम को संदर्भित करता है। यह एक क्विंटुपल स्टार सिस्टम है जिसका अर्थ है कि यह 5 सितारों से बना है। क्विंटुपल का अर्थ है 5। लेकिन फिर से ये सभी 5 सितारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और हमें 5 सितारों को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस प्राचीन क्रांतिकारी जानकारी में इन 5 सितारों और उनकी स्थिति को सटीक रूप से उकेरा गया है। मुख्यधारा के विशेषज्ञ बताते हैं कि टेलीस्कोप का आविष्कार लगभग 400 साल पहले यूरोप में ही हुआ था और केवल पिछली कुछ शताब्दियों में ही दूरबीनें भारत में आई। तो हम इस प्राचीन मंदिर में इस प्रकार की उन्नत जानकारी कैसे देख सकते हैं? क्या ये नक्काशियां नई हैं जो पिछले 100 सालों में बनाई गई हैं? स्क्रिप्ट इस विचार का खंडन करती हुई प्रतीत होती है।
ये पुरानी होनी चाहिए और मुझे इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला कि इसे हाल ही में तराशा गया था। लेकिन 2014 में पुरातत्वविदों को मंदिर में शिलालेख मिले और ये शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह मंदिर 862 और 879 ईस्वी के बीच बनाया गया था। ये शिलालेख हमें निर्माता के नाम के साथ साथ उस समय इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा के बारे में भी बताते हैं। इसका मतलब यह है कि इस मंदिर का निर्माण 1100 साल से भी पहले हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार सबसे हालिया विस्तार या पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसका मतलब है हम जो नक्काशियां देखते हैं वे कम से कम 500 साल पुरानी हैं। लेकिन दूरबीन का आविष्कार केवल 100 साल बाद हुआ था और टेलीस्कोप अगले 100 साल तक भारत आया भी नहीं था। तो हम इन विवरणों को कैसे देखते हैं जिन्हें केवल दूरबीनों का उपयोग करके ही देखा जा सकता है? याद रखें, मैं अपने अनुमान में बहुत रूढ़िवादी हूँ। मैं सबसे पुरानी निर्माण तिथि नहीं ले रहा हूँ जो 1100 साल पहले की है। मैं विस्तार और पुनर्निर्माण की सबसे हाल की ज्ञात तिथि ले रहा हूँ और यहाँ तक कि वह भी दूरबीन के आविष्कार की मुख्य धारा की समय रेखा से 100 साल पुरानी है। तो प्राचीन बिल्डरों ने इन स्टार सिस्टम को सही तरीके से कैसे उकेरा? लेकिन हमारे पास हिंदू मंदिरों में दूरबीन की प्राचीन नक्काशी है। मैंने आपको 2 नक्काशियां दिखाई हैं, 2 अलग अलग मंदिरों में। दोनों में एक बेलनाकार यंत्र दिखाई देता है। एक सिरा आंख पर रखा हुआ है और इसका दूसरा सिरा आकाश की ओर इशारा करता है। ये स्पष्ट रूप से दूरबीन जैसे उपकरण हैं। पुरातत्वविद मानते हैं कि ये दोनों नक्काशियां करीब 900 साल पुरानी हैं। यह बताता है कि कैसे उन्होंने इन सभी तारा प्रणालियों और लूनर स्टेशन को पूरी तरह से देखा और प्रलेखित किया। लेकिन इन स्टार सिस्टम्स के ठीक बगल में आप इन अजीबोगरीब भगवानों को देख सकते हैं। वे कौन हैं? क्या यह मुमकिन है कि उनके पास हमारे सवालों के जवाब हों? प्राचीन निर्माता तारों को इतना कैसे समझते थे? क्या उन्होंने आकाश का अध्ययन करने के लिए दूरबीन जैसी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया था? यदि नहीं, तो वे इन नक्षत्रों या लूनर स्टेशंस को सटीक रूप से तारों की सटीक संख्या के साथ कैसे तराश सकते थे? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।